आधी रात का वक्त था। अचानक से मैंने देखा एक काली परछाई हमारे घर की बकरी की गर्दन को कस के पकड़े हुए थी। उसके नुकीले दांत बकरी के गले में गहरे ढंसे हुए थे। उसके मुंह के कोने से गाढ़ा खून बह रहा था। जैसे ही मैंने आंख उठाई, अंधेरे कोने में एक लंबा चौड़ा अधेड़ आदमी खड़ा था। वह लगातार उसी परछाई को घूर रहा था। उसकी आंखों में दुख भी था और नफरत भी। सुबह होते ही जैसे ही दादा ने दरवाजा खोला, उनकी चीख निकल गई। घर की बकरी मर गई थी। मैं भी तुरंत बाहर आया। आंगन में बकरी चुपचाप पड़ी थी। मैं और दादी दादा की आवाज सुनकर कमरे से भागते हुए बाहर आए। मैंने जमीन पर पड़ी बकरी को ध्यान से देखा। वह पूरी तरह मर चुकी थी। बकरी एक तरफ गिरी थी, लेकिन उसका सिर अजीब तरीके से पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। होश उड़ गए। यह साफ था कि किसी ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। गर्दन पर गहरे छेद थे। खून अभी पूरी तरह सूखा नहीं था, लेकिन जमीन पर खून बहुत कम था। दादा गुस्से में बोले, आखिर वो कौन बदनसीब है, बकरी मार दी और साथ ले भी नहीं गया? क्या किसी की हमसे दुश्मनी है? और तभी मेरे चाचा पूर्वी कमरे से बाहर आए। वह जम्हाई लेते हुए बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, चाचा, हमारी बकरी किसी ने मार दी। चाचा पास आए। बकरी को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस बकरी को दफना दो, इसे रखना ठीक नहीं। दादा बोले, अरे ये लड़का अच्छे दिन देकर बिगड़ गया है। इतनी ताजी बकरी है, कोई बीमारी भी नहीं खाई, क्यों नहीं जा सकती? हाँ वंशु, बकरी अभी अभी मरी है, एकदम ताजी है, लेकिन मैं डर गया था। मैंने कहा, दादा ये बकरी नहीं खाई जा सकती, इसे वेयरवुल्फ ने मारा है। मैंने गर्दन की तरफ इशारा किया। गर्दन टूटी हुई है और गर्दन पर खून के गहरे छेद हैं, लेकिन जमीन पर खून नहीं है। इसका मतलब खून चूस लिया गया है। दादा गुस्से में बोले, दिन दहाड़े कैसी बकवास कर रहा है, कहाँ होते हैं वेयरवुल्फ? मैं बोला, दादा मैं सच बोल रहा हूँ, इन दिनों गाँव में बहुत बातें चल रही हैं। कई घरों के जानवर ऐसे ही मरे हैं, खून पी लिया गया है। दादा बोले, तुझे कैसे पता? ये वेयरवुल्फ ने किया? जंगल का भालू भी तो हो सकता है। मैंने कहा, दादा दूसरे जानवर सिर्फ खून नहीं पीते, मांस भी खाते हैं, और आप जरा पैरों के निशान देखो। हालांकि रात में बहुत बर्फ गिरी थी, फिर भी बकरी से थोड़ी दूरी पर कुछ बड़े बड़े निशान दिख रहे थे। मैंने कहा, ये निशान इंसान के पैरों जैसे नहीं लगते, इतनी ठंड में कौन नंगे पैर चलेगा? और ये निशान बहुत बड़े हैं। कम से कम 55 नंबर के चाचा ने भी निशान देखे। उन्हें मेरी बात सही लगी। मैंने कहा, दादा इसे दफना देते हैं। वेयरवुल्फ द्वारा मारे गए जानवर में बीमारी होती है, ये फैल भी सकती है। मैं खुद भी डर और सोच में पड़ गया था। काफी देर बाद दादा बोले, ठीक है, एक बार तेरी बात मान लेते हैं। फिर मैं और दादा गाड़ी लेकर बकरी को दफनाने निकले, लेकिन तभी हमारे घर के सामने से एक अंधा आदमी गुजर रहा था। वह उम्र में 40 के करीब था, लेकिन कद काठी बहुत बड़ी थी। वह हमारे गाँव के चेनू का बड़ा भाई था। नाम था महेश। 6 महीने पहले उसका छोटा भाई अचानक गायब हो गया था। आज तक कोई खबर नहीं मिली। मैंने सुना था चेनू के गायब होने का। मेरे चाचा से भी कुछ लेना देना था, क्योंकि उस समय चाचा के उसके भाई की पत्नी से रिश्ते कुछ ज्यादा ही करीब थे। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी। मैंने देखा कि गांव के मास्टर ने भी ये बात इधर उधर कह दी थी। और फिर तभी एक दिन रामनिवास गांव वाला गुस्से में हमारे घर आ गया। सीधे आकर उसने मुझसे सवाल किए और उसी बात पर मेरा चाचा उससे झगड़ पड़ा। लेकिन मेरा चाचा बार बार यही कहता रहा कि उसने खुद से कभी रामनिवास की बीवी से बात नहीं की। उसका कहना था कि उल्टा रामनिवास की बीवी ही अचानक मेरे चाचा से फालतू की चिंता दिखाने लगी थी। यही बात आगे चलकर बड़ा झगड़ा बन गई। जैसे ही ये बात फैली, रामनिवास और उसकी बीवी के बीच रोज झगड़े होने लगे और फिर आखिर में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद रामनिवास की हालत ठीक नहीं रही। उसका दिमाग हमेशा उलझा रहता था और फिर आधा साल पहले वो अचानक गायब हो गया। उसका बड़ा भाई मोहन पहले से ही बाहर नौकरी करता था। वो कई साल से गांव नहीं लौटा था। लोग कहते थे कि उसका अपने बाप और छोटे भाई से झगड़ा हो गया था, इसलिए वो वापस नहीं आया। उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी। ये बात सबको पता थी। अचानक से मोहन हमारे घर के पास आ गया और बोला, लाला जी, मुझे खून की बदबू आ रही है, क्या आपके घर बकरे को काटा जा रहा है? मेरे दादा बोले, अरे मोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? मोहन बोला, मैं बस बाहर टहल रहा था, नाक में तेज बदबू आई तो इधर चला आया। उसने कहा, मेरी आंखें भले ही खराब हो गई हूँ, लेकिन नाक और कान आज भी ठीक चलते हैं। मेरे दादा बोले, रात को पता नहीं किस जानवर ने हमारी एक भेड़ को मार दिया, अब उसे पहाड़ पर ले जाकर दबाने वाले हैं। ये सुनते ही मोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसने बोला, लाला जी, इन दिनों रात में बाहर मत निकला करो, वरना खून खराबा हो सकता है। मेरे दादा बोले, क्यों? अब तुम भी उस आदमखोर की कहानी सुनाने लगे। मोहन बोला, आपने नहीं सुना, हमारे गांव में आदमखोर घूम रहा है। मेरे दादा बोले, मैंने तो नहीं सुना, बस मेरे पोते ने सुबह हल्की सी बात कही थी। मोहन बोला, जब से मेरी आंखें गई हैं, मैं लोगों का हाल बताने का काम करता हूँ और हाल में गांव की हवा ठीक नहीं है। उसने कहा, रात में जानवरों को जंजीर से बांध कर रखना, क्योंकि आदमखोर घूम रहा है। मेरे दादा बोले, मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर मेरे दादा ने पूछा, वैसे रामनिवास का कुछ पता चला? मोहन बोला, अभी नहीं, गौरी से तलाक के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, मैं इसीलिए गांव लौटा हूँ उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। मेरे दादा बोले, इतना बड़ा आदमी है, कहीं ना कहीं तो होगा। मोहन बोला, आप चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। मेरा चाचा चुपचाप खड़ा रहा। उसके लिए इस बात में बोलना मुश्किल था। जाते जाते मोहन बोला, रात में बाहर बिल्कुल मत निकलना, अभी तक किसी आदमी पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो जरूर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से होगा। ये कहकर मोहन वहां से चला गया। मेरे दादा बोले, कहावत है, हो सकता है तो मानकर चलो। मैंने भी कहा, कल रात हमारी भेड़ पर हमला हुआ है। मेरे दादा बस सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, और फिर हम दोनों भेड़ को पहाड़ पर ले गए और जमीन में दबा दिया। लेकिन तभी थोड़ी दूरी पर 2 लाल आंखें हमें घूर रही थी। उन आंखों के चारों तरफ उलझे हुए बाल थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस हमारी तरफ देख रहा था और उसके मुंह से धीमी डरावनी आवाज निकल रही थी। भेड़ दबाने के बाद मेरे दादा पूरे रास्ते बड़बड़ाते रहे। इतनी अच्छी भेड़ यूं ही मिट्टी में मिल गई। रात हो गई थी, क्योंकि मेरे दूसरे चाचा आज काम पर गए थे। वो सिर्फ हफ्ते के आखिर में ही घर आते थे, इसलिए उस रात घर में बस मैं और दादा दादी ही थे। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, मैंने दादा के साथ मिलकर यंगजुन के कमरे का ताला अच्छे से बंद किया, ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। सब कुछ करने के बाद मैंने भी लाइट बंद किया और सोने चला गया। रात में पहाड़ों के बीच बसा हमारा गांव बहुत ज्यादा सन्नाटे में डूब गया। कभी कभी कौवों की डरावनी आवाज सुनाई दे जाती और ऊपर पहाड़ों से भेड़ियों के झुंड की हुआ हुआ गूंज उठती। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। दिन में मरी बकरी का दृश्य और दूसरे चाचा और चेनू पहलवान की कही वेयरवुल्फ वाली बातें मेरे दिमाग में बार बार घूमती रही। और फिर तभी मैंने बाहर से अजीब सी आवाज सुनी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका तो बाहर एक बहुत ही विशाल सा साया खड़ा था। उस भारी भरकम शरीर को देखकर मेरी सांस जैसे रुक ही गई। अचानक से वो साया दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैं डर के मारे हिला तक नहीं, बस चुपचाप देखता रहा। करीब 10-15 मिनट बाद जब ताला नहीं खुला तो वो वेयरवुल्फ उदास होकर चला गया, लेकिन डर और बेचैनी में ही पड़ा रहा।
नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह बाहर से तेज चिल्लाने की आवाज आई। मेरी नींद टूट गई। मैं उठा, दरवाजा खोला तो देखा दादा यंगजुन वाले बाड़े के पास खड़े गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। दादा कह रहे थे, कौन सा कुत्ता है जिसने ताला ऐसा कर दिया? अगर हाथ लग गया तो जान से मार दूंगा। मैं पास गया तो देखा बाड़े के दरवाजे पर कई गहरी खरोंचें थी, कई जगह गड्ढे बन गए थे और ताले की जंजीर पूरी तरह मरोड़ गई थी। मैंने हिम्मत करके कहा, दादा कल रात एक बहुत बड़ा साया बाड़े के बाहर था। वो लगातार ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गया था, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। बस दरवाजे की दरार से देखा। मुझे पूरा यकीन है वो वही गांव में कहा जाने वाला वेयरवुल्फ था। दादा झल्ला कर बोले, कौन सा वेयरवुल्फ? जरूर गांव का कोई बदमाश होगा, बकरी चुराने आया होगा। अगर दोबारा मिला तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने फिर कहा, दादा आज रात अगर बाहर कुछ आवाज आए तो आप लोग बाहर मत जाना। मुझे सच में लगा वो वेयरवुल्फ ही था। दादा ने झुंझलाकर जवाब दिया, ठीक है। मुझे डर था कि दादा मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मैं दादी के पास गया और उन्हें भी सब बता दिया। दादी ने कहा, छोटू अगर सच में वेयरवुल्फ है तो दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद रखना, उसे अंदर मत आने देना। मैं भी तुम्हारे दादा को समझाऊंगी। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। कुछ दिन बाद चेनू पहलवान फिर से लाठी टेका हुआ हमारे घर आया। चेनू के छोटे भाई की वजह से मेरे मन में उसके लिए पहले से ही ग्लानि थी, इसलिए मैं उसके घर का खास ध्यान रखता था। उस दिन चेनू पहलवान का चेहरा बहुत गंभीर था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बात हो। दादा बोले, चेनू भाई कुछ परेशानी है क्या? आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। चेनू पहलवान बोला, काका कुछ बातें हैं, पता नहीं कहूं या नहीं। कहूंगा तो डर है आप बुरा मान जाएंगे। दादा बोले, ऐसी कौन सी बात है, खुलकर बोलो। चेनू बोला, सुना है कुछ दिन पहले तुम्हारे घर फिर वेयरवुल्फ घुसा था। दादा बोले, हाँ लेकिन लोहे का दरवाजा मजबूत था, वो जानवर कामयाब नहीं हो पाया। चेनू ने पूछा, क्या तुम्हारा उस वेयरवुल्फ से कोई पुराना झगड़ा है? चेनू की आंखें मेरी तरफ मुड़ गईं, हालांकि अब उसे दिखाई नहीं देता था। फिर भी उस सवाल से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, नहीं मुझे किसी झगड़े का पता नहीं, मैंने तो वेयरवुल्फ की बात पहली बार आप लोगों से ही सुनी थी। चेनू ने भारी आवाज में कहा, काका पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बहुत घबराया हुआ है। मुझे लग रहा है गांव में कोई बड़ा अनहोनी होने वाली है और तुम्हारे घर के आसपास वेयरवुल्फ का बार बार आना मुझे अच्छा संकेत नहीं लग रहा। वेयरवुल्फ बहुत क्रूर होता है और वो बदला बहुत याद रखता है। अगर उससे उलझन हो जाए तो वो बार बार लौटा है। हमारे घर का उससे कोई लेना देना नहीं। दादा बोले, वो शायद भूखा रहा होगा इसलिए खाने की तलाश में आ गया। चेनू बोला, वेयरवुल्फ भूख लगने पर आमतौर पर गांव में नहीं आता। पहाड़ों में उसके लिए शिकार की कमी नहीं होती। अगर वो सिर्फ एक बार आए तो समझो हल्की दुश्मनी है, वो बस जानवरों को नुकसान पहुंचाकर चला जाता है। लेकिन अगर वो 2 या 3 बार आए तो समझ लो दुश्मनी गहरी है और वो बदला पूरा करके ही जाएगा। और बदला सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं रहता, वो इंसानों तक भी पहुंच सकता है। चेनू की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादा ने पूछा, फिर कोई उपाय है क्या? चेनू बोला, मेरे पास कोई पक्का हल नहीं, बस इतना कह सकता हूँ कि सावधानी रखो। दादा बोले, क्या पुलिस को खबर करें? चेनू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं वेयरवुल्फ बहुत चालाक होता है, दिन में छिपा रहता है, रात में ही निकलता है। अगर शोर मचाया तो वो और ज्यादा गुस्से में आएगा और बदला और खतरनाक होगा। चेनू बोला, अगर वो दूसरी बार आ चुका है तो तीसरी बार भी आएगा काका। हर रात दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद रखना, कोई डील मत देना। मैं चुपचाप सब सुन रहा था, दिल अंदर से कांप रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया और फिर शुक्रवार की रात आ गई। जैसे ही मेरे चाचा दफ्तर से छुट्टी लेकर घर लौटे, मैंने तुरंत उन्हें उस भेड़िए आदमी वाली बात सब बता दिया। मैं बोला, पिताजी हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है, फिर वो हमें ही क्यों घूरता रहता है? और वो रमेश की बात भरोसे लायक है या नहीं? मेरे पिताजी बोले, रमेश ठीक आदमी है, हमने हमेशा उसकी मदद किया, वो हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन फिर जो हुआ मैंने चाचा को बताया। सोमवार वाली रात जब आप काम पर गए थे उसी रात भेड़िया आदमी फिर आया। तब काफी रात हो चुका था, दादा दादी सो रहे थे। मैंने दरवाजे की दरार से देखा, वो सच में बहुत बड़ा डरावना जानवर था। मेरे चाचा बचपन से ही डरपोक रहे। मेरी बात सुनते ही उनका दिल बैठ गया। चाचा बोले, पिताजी हमें कुछ इंतजाम करना चाहिए, आंगन में गड्ढा खोद दें, जाल बिछा दें ताकि वो हम पर हमला न करे, या फिर हम कुछ दिन बाहर कहीं चले जाएं। पिताजी बोले, नहीं घर में जानवर हैं, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। चाचा बोले, अगर आप लोग नहीं जाते तो मैं जाता हूँ। ये बोलते ही चाचा उठकर बाहर जाने लगे। अचानक से दादा ने उन्हें रोक लिया। दादा बोले, इतनी रात कहाँ जाएगा? रास्ते में भेड़िया आदमी मिल गया तो दादा की बात सुनकर चाचा थोड़ा शांत हुआ। चाचा बोला, ठीक है आज रात रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। और फिर तभी हम सबने घर के पास राजू के पेड़ के आसपास एक बड़ा गड्ढा खोदा। सब कुछ हो जाने के बाद हम सब बहुत थक गए, दिया बुझाकर सो गए, होश उड़ गए। आधी रात को 4 जोर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मेरे दिमाग में एक ही बात आई, भेड़िया आदमी आ गया। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंचा, झिरडी से बाहर देखा, आवाज गड्ढे से आ रही थी। मैंने डंडा हटाकर दरवाजा खोला। उसी वक्त देखा दादा और चाचा के कमरे की बत्ती भी जल गई। मैं जोर से बोला, दादा चाचा उठो, कोई गड्ढे में गिर गया है। दादा और चाचा बाहर आए। हम तीनों पास खड़े थे, लेकिन कोई भी गड्ढे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डर था कहीं भेड़िया आदमी उछलकर हमला न कर दे। दादा बोले, मोहन तू मेरे साथ चल, गुड्डू तू दूर खड़ा रहे। चाचा डर से कांप रहे थे, उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। मैं बोला, दादा मैं आपके साथ चलूंगा। दादा कुछ नहीं बोले। हम दोनों धीरे धीरे गड्ढे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे पास गए दहाड़ और तेज होती गई। आवाज कभी इंसान जैसी कभी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। जैसे ही हम गड्ढे के बिल्कुल पास पहुंचे, अचानक से वो उछलकर बाहर आ गया। मैं और दादा पीछे हट गए। हमारे सामने एक बहुत बड़ा आदमी जैसा जानवर खड़ा था, बिखरे बाल, घनी दाढ़ी, चेहरा पूरा ढका हुआ, बस उसकी तेज आंखें दिख रही थी। मैं और दादा डर के मारे बोल नहीं पाए। अचानक से वो हमारी तरफ दौड़ा, एक हाथ से मुझे एक हाथ से दादा को उठाकर दूर फेंक दिया। हम जमीन पर गिरे, लेकिन उसने हमें दोबारा नहीं मारा। वो बस चाचा को घूर रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। वो हंसने लगा, डरावनी हंसी। चाचा का शरीर जवाब दे गया, पैर हिल ही नहीं रहे थे। वो झुकर तेजी से चाचा की तरफ बढ़ा, एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़ी, ऊपर उठा लिया। चाचा हवा में लटक गए, छटपटाने लगे। डर ने उनका पूरा शरीर जकड़ लिया। फिर उसने चाचा को दूर फेंक दिया। चाचा जमीन पर गिरे, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन भेड़िया आदमी रुका नहीं, धीरे धीरे उनके पास गया। दादा चिल्ला रहे थे, उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उम्र और चोट की वजह से वो उठ नहीं पाए। भेड़िया आदमी को किसी की परवाह नहीं थी, उसकी नजर बस चाचा पर थी। मैंने पास पड़ा डंडा उठाया, पूरी ताकत से उसके सिर पर मारा। एक भारी आवाज हुई, डंडा टूट गया, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। वो गुस्से से मेरी तरफ घूमा, दहाड़ मारी। मैं डर के मारे पीछे हटा, फिसलकर जमीन पर गिर गया। वो मुझ पर नहीं आया, वो फिर चाचा की तरफ मुड़ा। चाचा की हालत खराब हो गई, दिल जैसे रुक ही जाएगा। उसने चाचा को फिर उठाया, घुमाया और दोबारा जमीन पर फेंक दिया। उसी वक्त दादी ये सब देखकर रोती हुई बाहर आने लगी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, दादी बाहर मत आना।